हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे केंद्र सरकार के बारे में। पाठ का नाम है केंद्र सरकार। पहली बात, सरकार। मैं आपको बता दूं कि सरकार का मतलब होता है कि राज्य का प्रशासन संभालने वाली संस्था, वो कहलाती है सरकार। सरकार का मतलब क्या हो गया यहां पर? सरकार का मतलब हो गया कि राज्य का प्रशासन चलाने वाली संस्था, वो होती है सरकार। और केंद्र सरकार, केंद्र सरकार यानी देश की संघीय राजधानी से संचालित होने वाली सरकार होती है केंद्र सरकार। जैसे भारत की केंद्र सरकार दिल्ली से संचालित होती है, तो संघीय राजधानी दिल्ली, तो संघीय राजधानी से संचालित होने वाली सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। अब हम जो मुख्यतया ये मानते हैं कि राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था, वो भी क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। और राज्य सरकार ही राज्य की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करती है। राज्य क्या करता है कि राज्य ही, यह मान सकते हैं कि सरकार ही राज्य की सामूहिक इच्छा शक्ति को निर्धारित करता है। अब हम जैसे सरकार के बारे में हमने पढ़ा कि सरकार क्या होती है कि राज्य तो क्या होता है, एक अमूर्त संस्था होती है, और उसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ही राज्य की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करती है, और केंद्र सरकार यानी कि राज्य की संघीय राजधानी से संचालित होने वाली सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। अब सरकार के 3 अंग, जैसे सरकार के 3 अंग, सरकार के 3 अंग यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका मुख्यतया सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, जैसे हमने पिछले जो वीडियो में अध्ययन किया था उसके अनुसार व्यवस्थापिका जो कि कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जिन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका ऐसे व्यक्तियों को दंडित करती है जो उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो सरकार के 3 अंग, और ये तीनों अंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम सबसे पहले व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका, या हम ये मान सकते हैं कि संविधान में व्यवस्थापिका को, भारतीय जो संविधान है इसमें व्यवस्थापिका को संसद की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका को संसद की संज्ञा दी गई है, और भारतीय व्यवस्थापिका में भारतीय व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पर किया गया। व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पर किया गया। पहला तो होता है संघीय व्यवस्थापिका, एक तो होता है संघीय व्यवस्थापिका, और दूसरी होती है राज्य व्यवस्थापिका। राज्य
व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका यानी जैसे संघीय व्यवस्थापिका मतलब क्या है कि देश की संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। देश की संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। मुख्यतः देश की व्यवस्थापिका यानी कि संसद, जो राष्ट्रपति और दो सदनों, राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनता है। और ये दो सदन, संघीय व्यवस्थापिका के दो सदन, यानी एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये तो क्या है? संघीय व्यवस्थापिका। यानी संघीय व्यवस्थापिका को संसद नाम दिया गया और संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। इसी प्रकार राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल की संज्ञा दी गई है। विधानमंडल की संज्ञा दी गई है। संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद और राज्य व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल। और विधानमंडल क्या होता है कि वही, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि विधानमंडल में राज्यपाल और कुछ राज्यों में एक सदन से और कुछ राज्यों में दो सदन से मिलकर बनता है। यानी जिन राज्यों में एक सदनीय विधानसभा होती है, एक सदनीय मंडल होता है, विधानमंडल होता है, उसे विधानसभा की संज्ञा दी गई है। और किन्हीं राज्यों में दो सदनीय विधानमंडल होता है तो दूसरे सदन को हम विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद कहते हैं। सीधी सिंपल सी बात है कि केंद्र सरकार यानी सरकार क्या होती है, या राज्य एक अमूर्त संस्था होती है और उसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। और केंद्र सरकार यानी देश की संघीय राजधानी से संचालित होने वाली सरकार केंद्र सरकार। और सरकार के तीन प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, या हम ये मान सकते हैं कि भारतीय व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका का गठन दो स्तर पर किया जाता है। दो स्तर कौन से? संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। किसमें कहा गया है? भारतीय व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका का गठन दो स्तर पर किया गया है। एक तो संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बना है। दो सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। इसके अतिरिक्त राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल की संज्ञा दी गई है और विधानमंडल यानी राज्यपाल और किसी राज्य में दो सदनों से यानी विधानसभा और विधान परिषद और किसी राज्य में एक सदन से मिलकर यह बनता है। अब जो हम मुख्यतः पढ़ेंगे वो हम एक चीज और कि हमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा, अनुच्छेद 79 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति तथा दो सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद की या भारतीय व्यवस्थापिका की, भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दो सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर किया जाएगा। अब हम सबसे पहले व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद का निम्न सदन लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये विशेष रूप से बता दूं मैं कि व्यवस्थापिका के दो सदनों, लोकसभा यानी संसद का प्रथम निम्न और लोकप्रिय सदन यानी जनता द्वारा निर्वाचित सदन, और राज्यसभा संसद का द्वितीय या उच्च सदन, संसद का द्वितीय या उच्च सदन जो कभी भी भंग
नहीं होता, और लोकसभा क्या होती है, समय से पूर्व भंग हो सकती है। इसी तरह जो स्थान केंद्र में लोकसभा को प्राप्त है वही स्थान राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा को प्राप्त है। विधानसभा भी राज्य विधानमंडल का प्रथम, निम्न और लोकप्रिय सदन माना गया है, और विधान परिषद वही संसद का, राज्य विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन माना गया है। अब हम सबसे पहले संघीय व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्थापिका में सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा का गठन, लोकसभा के गठन के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे लोकसभा का गठन में सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। संसद का प्रथम सदन लोकसभा। निम्न सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। और लोकप्रिय सदन यानी यह जनता का प्रतिनिधि सदन है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। यानी ये जनता का प्रतिनिधि सदन है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अब लोकसभा के गठन में हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सदस्य संख्या पर। सदस्य संख्या यानी मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या 552 अधिकतम निर्धारित की गई है। अधिकतम कितनी सदस्य संख्या? 552 निर्धारित की गई है। इनमें से राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से सदस्य संख्या 530 निर्धारित की गई है, और केंद्र, या हम ये मान सकते हैं कि जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई। इनमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो निर्वाचित किया जाता है वो 2 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। वैसे अभी वर्तमान में 545 सदस्य, वर्तमान में 545 सदस्यों की लोकसभा है। इनमें हम जो 545 सदस्यों की लोकसभा सदस्यता है। अब हम इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे। सदस्य संख्या में मूल संविधान में कितना? 500 सदस्यों को लोकसभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी अधिकतम, लेकिन गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार अभी वर्तमान में 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं।
इनमें राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से 530 सदस्य, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य 2 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। अब ये 2 सदस्य क्या है, ये मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, 530 और 20 सदस्य ये क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक, अब हम इसके दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है निर्वाचन। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम इसका निर्वाचन, कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी व्यक्ति मत देने का अधिकारी हो माना गया है। यानी लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और भारत में अब 18 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति मत देने का अधिकारी होता है। एक चीज तो ये, दूसरी बात कि लोकसभा का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होता है, एकल सदस्यीय होता है। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से मात्र एक ही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। तो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होते हैं। इसी प्रकार हम तीसरी जो मुख्य बात पढ़ेंगे वो योग्यताएं, कि लोकसभा सदस्य की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। जैसे लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं हैं, सबसे पहले तो कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मैं आपको आयु के मामले में बता दूं कि लोकसभा सदस्यों के लिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ये 3 चीजें हैं। लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो हम लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं पढ़ रहे हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक होता है तो वो भी लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता रखता है, लेकिन उसके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक माना गया है। तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसी प्रकार केंद्र या राज्य में किसी लाभ के पद पर न हो, केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। और चौथी जो मेन बात है कि वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। 4 योग्यताएं मैंने आपको बताई कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और न्यायालय द्वारा वो पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि लोकसभा सदस्यों की, लोकसभा का गठन हम पढ़ रहे हैं तो 3 चीजें हमने पढ़ी। अब जो हम पढ़ेंगे वो कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल
5 वर्ष माना गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा संसद का प्रथम, निम्न और लोकप्रिय सदन है। जैसे लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं, और निम्न सदन इस वजह से है क्योंकि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री के परामर्श से उसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और अब तक लोकसभा समय से पूर्व 9 बार भंग की जा चुकी है। 9 बार समय से पूर्व भंग की जा चुकी है। इसी प्रकार हम जस्ट आगे पढ़ते हैं अधिवेशन। यह है चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है अधिवेशन। अधिवेशन कि इसके अंतर्गत सबसे पहली जो बात आती है कि लोकसभा के समस्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संदर्भ में मात्र इतनी सी बात है कि लोकसभा के 2 अधिवेशन के बीच का समय 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिवेशन यानी राष्ट्रपति लोकसभा के जो अधिवेशन है वो कहने का मतलब मेरा यह कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही इन्हें स्थगित किए जाते हैं। इस संदर्भ में नियम यह है कि लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का समय 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। मुख्यतः मेन बात क्या आ गई? 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब ये क्या पढ़ा हमने? लोकसभा का गठन के बारे में पढ़ा कि लोकसभा, पहली चीज हमने क्या पढ़ी? सदस्य संख्या, यानी मूल संविधान में 500 और गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम निश्चित की गई है। इनमें 530 तो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? इनकी जो निर्वाचन है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। निर्वाचन में कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है और भारत में 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति लोकसभा मतलब मतदान में भाग लेता है। फिर योग्यताओं में जो मुख्य है और सब सामान्य बातें हैं कि भारत का नागरिक हो, राज्य या केंद्र सरकार पर में किसी लाभ के पद पर न हो या किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। लोकसभा सदस्य के लिए आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो सकता है। इसी प्रकार हमने कार्यकाल कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा यह मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। मतलब 9 बार लोकसभा समय से पूर्व भंग की जा चुकी है। और फिर अधिवेशन कि लोकसभा और राज्यसभा के समस्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संदर्भ में नियम केवल क्या है कि 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब हम लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के पदाधिकारी
के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं। तो मुख्यतया लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी, पहली बात कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। यानी लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक तो लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ये दोनों सदस्य समय से पूर्व अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या इन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। किंतु यदि लोकसभा के, यही मान सकते हैं कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का प्रस्ताव लोकसभा में तभी पारित किया जाएगा जब उसे 14 दिन पूर्व यह सूचना दी जाए। यानी लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दी जाती है, यानी लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों को अपने पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया जाता है, और इस प्रस्ताव का आशय क्या है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। और फिर कि इन दोनों सदस्यों को अपने पद से हटाने के लिए लोकसभा क्या करती है, एक प्रस्ताव पास करती है, और इस प्रस्ताव के पास होने के पश्चात इन्हें 14 दिन के पूर्व सूचना दी जाती है। यानी कहने का मतलब प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन के पूर्व सूचना दी जाएगी। और संविधान के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। अब हम इसी संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों में सबसे पहली जो बात होती है मेन, कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। यानी लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहली चीज क्या है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था, यानी सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है, और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। पहली बात क्या गई कि अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, और लोकसभा अध्यक्ष सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी करता है। यानी लोकसभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और सदन में मतलब लोकसभा में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। इसी प्रकार हम दूसरा पढ़ेंगे कि लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही समस्त कार्यक्रम
और कार्यवाही निश्चित की जाती है। यानी लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, और वह सदन के नेता के परामर्श से, वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। विभिन्न विषयों के वाद विवाद का समय निश्चित करता है। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त तीसरी बात, वह सदन की कुछ प्रवर समितियों का अध्यक्ष भी होता है। प्रवर मतलब सदन की कुछ प्रवर समितियों का अध्यक्ष भी होता है, और प्रवर समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है। प्रवर समितियों के सभापतियों को वही नियुक्त करता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं। मतलब लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार पांचवा जो है वो संसद और राष्ट्रपति के बीच का सारा पत्र व्यवहार, संसद तथा राष्ट्रपति के बीच जितना भी पत्र व्यवहार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये लोकसभा अध्यक्ष के 5 कार्य। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा के बैठकों की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है, और अध्यक्ष का ही कार्य क्या होता है कि वो लोकसभा अध्यक्ष ही सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरा, लोकसभा का अध्यक्ष ही समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही का संचालन करता है, और वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के लिए वाद विवाद का समय निश्चित करता है। इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष सदन की प्रवर समितियों का अध्यक्ष भी होता है, और प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। और जो चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसी प्रकार पांचवा, संसद तथा राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार, वो भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अब आगे के टॉपिक में हम जो मुख्यतः पढ़ेंगे वो हम लोकसभा की जो कार्यवाही है या लोकसभा के बारे में जितनी भी लोकसभा की जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। मुख्यतः